ध्वनि यानी साउंड ऊर्जा का एक प्रतिरूप है, ऊर्जा का ही एक प्रारूप है। ये हमको ध्यान रखना है। क्या है ये? ऊर्जा का ही एक प्रारूप है, पहली चीज। दूसरा, ध्वनि का अध्ययन ध्वनिक या एकॉस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ध्वनिक कहलाता है। ध्वनिक, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनिक, यानी कि एकॉस्टिक कहलाता है। ठीक, ध्वनि का अध्ययन ध्वनिक या एकॉस्टिक कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। जैसे अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो हमें वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। जहां वायुमंडल नहीं होगा वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। क्या है? माध्यम का होना आवश्यक है। इसके लिए संचरण के लिए, संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। और ये माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। और निर्वात में ध्वनि की कोई गति नहीं होती। निर्वात में ध्वनि की कोई गति नहीं होती। सबसे ज्यादा देखिए स्टील में होता है, या अनुनाद यंत्र भी आप जानते होंगे, या पहले के जमाने में जब ट्रेन आती थी तो रेल पटरियों पर लोग कान लगाकर अंदाजा लगा लेते थे कि ट्रेन आने वाली है कि नहीं आने वाली। उसके बाद लिक्विड, सबसे कम गैस में ध्वनि की गति होती है। अब अगला प्रश्न उठता है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? क्या? कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो ध्वनि जो है उत्पन्न होती है किसके द्वारा? कंपन के द्वारा। कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कंपन के द्वारा होती है। और यह कंपन गति क्या कहलाती है? दोलनी गति भी कहलाती है। जैसे एक कोई रस्सी से गेंद लटका दी जाए और इसको थोड़ा इधर करके छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से फिर माध्य स्थिति ये बोली जाएगी, माध्य स्थिति से फिर इधर आती है और इस तरह से ये इधर से उधर गति करती है। यही हमारी दोलनी गति है। तो इसमें प्रमुख चीजें क्या क्या हैं? आयाम क्या है? आयाम को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इससे ए से। और एम्पलीट्यूड, आयाम, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। आयाम होता क्या है? आयाम कंपन करने वाले किसी कण की मध्यमान स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ये जो मैक्सिमम विस्थापन है, ये चूंकि मध्यमान स्थिति है, इसके एक ओर के इस विस्थापन को क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे, यानी एम्पलीट्यूड कहेंगे। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या है ये? इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। एक पूरा कंपन क्या हुआ? यहां से चला ये, फिर आया ये, फिर इधर गया और फिर ये आया। ये पूरा एक कंपन हुआ, इसको पूरा करने में लिया गया समय इसका आवर्तकाल कहलाता है। और आवृत्ति, आवृत्ति क्या है? ये फ्रीक्वेंसी,
क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल n से। फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट करते हैं और कण द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? हमारी आवृत्ति कहलाती है और इसे हम n से डिनोट करते हैं। आवृत्ति का जो मात्रक होता है, आवृत्ति का जो मात्रक होता है इसे हर्ट्ज कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब एक रह जाता है तरंग दैर्ध्य, जिसे वेवलेंथ भी कहते हैं और लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ या लैम्डा। चूंकि ध्वनि माध्यम में कंपनों के द्वारा चलती है, संचरण करती है और कंपन में कण इधर से उधर गति करते हैं, एक दूसरे को ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, स्थापित करते हैं और इनकी गति संपीडन और विरलन के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? संपीडन और विरलन के माध्यम से होती है। तो तरंग दैर्ध्य 2 क्रमागत संपीडन या विरलन, यानी 2 क्रमागत संपीडन या 2 क्रमागत विरलनों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। 2 क्रमागत संपीडन या 2 क्रमागत विरलन के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य या लैम्डा कहलाती है। अब इसमें 2 फार्मूले भी हैं। एक तो v बराबर होता है n लैम्डा के, दूसरा आपका हो गया कैपिटल T बराबर 1/n, यानी आवर्तकाल बराबर होता है 1/ आवृत्ति के। क्या हो गया? आवर्तकाल बराबर है 1/ आवृत्ति के, 1/ आवृत्ति के। और यहां वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। इन्हीं 2 फार्मूलों का ज्यादातर यूज होता है। अब हम लोग ध्वनि की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या होता है? प्रबलता, दूसरा तारत्व, तीसरा गुणता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि की अभिलक्षण या विशेषता। पहला क्या है? प्रबलता, लाउडनेस। दूसरा क्या है? पिच, तारत्व। और तीसरा क्या है? गुणता या क्वालिटी। अब देखिए, प्रबलता यानी लाउडनेस ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। प्रबलता की इकाई क्या होती है? डेसिबल। इसको हम लिखते हैं dB। ये डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई या ध्वनि की इकाई होती है, डेसिबल। इसको याद रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है कि ध्वनि की इकाई क्या होती है। अब ध्वनि की प्रबलता निर्भर किस पे करती है? ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है
आयाम, कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपातिक होती है। प्रबलता क्या होती है? ये आयाम पर निर्भर करती है और ये प्रबलता जो है आयाम के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है। आयाम पर निर्भर करती है प्रबलता और आयाम के स्क्वायर के सीधा समानुपाती होती है। इसको ध्यान रखिए। जैसे यदि आयाम 2 गुना हो जाता है तो प्रबलता 4 गुना हो जाता है। अब देखिए, सामान्य श्वास जो होता है उसकी प्रबलता 10 डेसिबल होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। फुसफुसाहट 5 मीटर पर 30 डेसिबल, श्वास 10 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल और सामान्य वार्तालाप क्या होता है? 60 डेसिबल। 60 डेसिबल जो है ये सामान्य वार्तालाप होता है। 70 व्यस्त यातायात है। 70 व्यस्त यातायात है और आपका 80 उद्योग का है और 80 के ऊपर नुकसानदेह होता है। 80 जो है 80 उद्योग का है और इससे ऊपर जो होता है यह नुकसानदेह होता है। कैसा होता है? नुकसानदेह होता है। दूसरी विशेषता है तारत्व यानी पिच। इससे क्या होता है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना ज्ञात होता है। तारत्व से क्या होता है? मोटा या पतला होना, ध्वनि का मोटा या पतला होना, मोटा या पतला होना। स्त्रियों की आवाज पतली होती है और उनका तारत्व यानी पिच उच्च होता है और ध्वनि स्रोत की जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाती है तो तारत्व बढ़ता जाता है। ठीक, मोटी आवाज का तारत्व कम होगा, पतली आवाज का तारत्व अधिक होगा और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाती है तारत्व बढ़ता जाता है। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, इसकी आवृत्ति शेर की दहाड़ की आवृत्ति से बहुत अधिक होती है, इसलिए मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व ज्यादा ऊंचा होता है। ये ज्यादा कष्टकारी करता है, कान के पास भिनभिनाता रहता है और शेर की दहाड़ उतना कष्ट नहीं देती जितना कि मच्छर की भिनभिनाहट, क्योंकि इसका तारत्व अधिक होता है। तो ये आपका हो गया तारत्व। अगली क्वालिटी है गुणता। गुणता के द्वारा क्या होता है? गुणता के द्वारा दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गायक की ध्वनि है या बच्चे द्वारा अपनी मां को पहचाना जाना आवाज के माध्यम से। तो विभिन्न आवाजों में जो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, जो अंतर पता करते हैं, वो गुणता के आधार पर। किसके आधार पर? गुणता के आधार पर हम आवाज की विभिन्नता को पहचानते हैं। जैसे मेरी आवाज कुछ और है, आपकी कुछ और है, विवेक की अलग है, तो जैसे पहचान लिया जाता है ना, तो वो गुणता के आधार पर ही संभव है, क्वालिटी के आधार पर। तो हमने 3 चीज पढ़ा, प्रबलता, लाउडनेस, डेसिबल इसका मात्रक है, ये आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तारत्व, ये आवृत्ति बढ़ती है तो तारत्व बढ़ता है। गुणता, इसके माध्यम से हम विभिन्न आवाजों को पहचान लेते हैं। श्रव्यता की सीमा, श्रव्यता की सीमा की बात करें यानी रेंज ऑफ हियरिंग, तो इसकी 3 है। पहला श्रव्य तरंगे, ऑडिबल और साउंड वेव जो हम सुन सकते हैं। दूसरा अपश्रव्य तरंगे, तीसरा पराश्रव्य तरंगे। तो पहला देखिए कौन सा है? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है,
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, वही श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये मानव कर्ण के लिए संवेदनशील होती हैं, अर्थात इन्हीं के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे, इन्हीं को ऑडिबल ध्वनि भी कहते हैं और सुनने योग्य ध्वनि भी कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? ये 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। ये तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। और पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे जिनकी आवृत्ति परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन तरंगों का उपयोग सोनार विधि में किया जाता है। इसमें सोनार विधि में यह श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा है, जो मुख्यतया चमगादड़ों के पास होती है। और चमगादड़ रात्रि में गमन इसी पराश्रव्य तरंग के माध्यम से करते हैं। ध्यान दीजिए, ये रात्रि में गमन इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से करते हैं। और इसका प्रयोग सोनार विधि क्या होता है? सोनार विधि वो होती है कि समुद्र में जैसे कोई पनडुब्बी का पता लगाने के लिए या किसी वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगों का रेंज क्या होता है? 20,000 से अधिक होता है। और चमगादड़ जो है इसी तरंग के माध्यम से रात्रि में गमन करते हैं। पराश्रव्य या अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला, संकेत प्रेषित करने के लिए, संकेत कहीं भेजना हो उसके लिए, तो पराश्रव्य तरंगों का, जैसे वायुयान के संकेतों के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। उसी के माध्यम से हवाई जहाजों में उतरने के लिए संकेत दिया जाता है, या कहीं लैंड करना है तो इस तरह के, समुद्र की गहराई मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। कपड़े, वायुयान, घड़ियों की यांत्रिक पुर्जों को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनी से लैंप सूट हटाने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए भी, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर से ध्यान से देख लीजिए। पराश्रव्य का उपयोग क्या क्या हो गया? संकेत प्रेषित करने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, कपड़े, वायुयान, घड़ियों के यांत्रिक पुर्जों को साफ करने के लिए, कारखानों की चिमनी से लैंप सूट हटाने के लिए, तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए, तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। भूकंपीय तरंगे, सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगों का मापन सिस्मोग्राफ से करते हैं। किससे करते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? तीव्रता का, सिस्मोग्राफ। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है।